दोस्तों, आप सब एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आज आपकी जेब में 1 लाख रुपए है और आपने उस पैसे को 10 साल तक बिना इन्वेस्ट किए ऐसे ही घर में रख दिए या बैंक में जमा करा दिया है, तो क्या 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए से वही चीजें खरीद पाएंगे जो अभी वर्तमान में खरीद पा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। यही इन्फ्लेशन का रियल पावर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ महंगाई है, लेकिन सच इससे कहीं और अलग है। इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई की पैसों की ताकत कम करता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस इन्फ्लेशन से गरीब लोग परेशान होता है, उसी इन्फ्लेशन से अमीर अक्सर और ज्यादा अमीर बनता है। ऐसा क्यों होता है? सरकार इसे पूरी तरह रोक क्यों नहीं पाती है? आरबीआई क्या करता है? और सबसे जरूरी, एक आम इंसानी से खुद को कैसे बचा सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। आपने इन्फ्लेशन पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में उसी का अगला पार्ट है, इन्फ्लेशन पार्ट 2। आज हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, बल्कि यह भी समझेंगे कि यह हमारी सैलरी, हमारी बचत, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट और पूरी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ना। जो सामान आज 100 रुपए में मिलता है वो कुछ साल बाद 150 या 200 रुपए का हो जाता है। लेकिन अब सवाल है, आखिर कीमतें बढ़ती क्यों है? क्या दुकानदार अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा देते हैं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक वजह होती है? चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मान लीजिए जब किसी चीजों की खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उस चीज की उपलब्ध मात्रा उतनी नहीं बढ़ती है, तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है। इसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए एक नए आईफोन का मॉडल लॉन्च हुआ है और किसी शहर में 100 स्मार्टफोन बिकने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए 500 लोग आ गए। सभी लोग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कि लोग फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि आईफोन की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सपोज दैट पहले जो फोन 10,000 का था वह 12,000 या 15,000 का हो सकता है मार्केट में। यानी किसी वस्तु का डिमांड ज्यादा होने और उस वस्तु का सप्लाई कम होने से कीमतों में बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जाती है। यही होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऐसा सिर्फ मोबाइल में नहीं, घर, गाड़ी, सब्जी, होटल और टिकट तक में होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने का कारण क्या होता है, इसे भी जानते हैं। नौकरी और पेशेवर लोगों की सैलरी बढ़ जाना, बैंक से लोगों का आसानी से कम दर पर लोन मिलना, सरकार द्वारा ज्यादा पैसा खर्च किया जाना, त्योहारों या किसी विशेष समय में कुछ वस्तुओं का अचानक मांग बढ़ जाना, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होना, इत्यादि। ये सब सब कारण जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है। रीजन 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब दूसरी स्थिति को समझिए। मान लीजिए एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी एक पैकेट बिस्किट 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ सामान चल रहा था, लेकिन अचानक बिस्किट बनाने वाली रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली का बिल बढ़ गया है, मैदा और चीनी भी महंगी हो गई है। तो अब कंपनी को वही बिस्किट बनाने में पहले से ज्यादा खर्च आने लगेगा। अब कंपनी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो कंपनी घाटा झेले या फिर बिस्किट की कीमत बढ़ा दे। जाहिर सी बात है, कंपनी कीमत बढ़ाकर बिस्किट को 10 रुपए की जगह 15 रुपए में बेचना शुरू कर देगी। सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि हजारों कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है, तो बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं की दाम बढ़ने लगते हैं। इसी कारण महंगाई बढ़ती है। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण होने वाले इसी महंगाई को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। रीजन 3, मनी प्रिंटिंग। अब सबसे खतरनाक कारण है मनी प्रिंटिंग। जब इकोनॉमिक धीमी पड़ जाती है, लोग खर्च कम करते हैं, बिजनेस बंद होने लगता है, तब कई बार सेंट्रल बैंक ज्यादा पैसा सिस्टम में डालता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मनी सप्लाई की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है, जिससे महंगाई या इन्फ्लेशन पैदा होती है। सुनने में लगता है कि ज्यादा पैसा आना अच्छी बात है, लेकिन अगर बाजार में सामान की मात्रा लिमिटेड है और पैसा ज्यादा हो गया, तो हर चीजें महंगी होने लगेगी। मान लीजिए बाजार में 10 सेब है और लोग के पास कुल 100 रुपये है,
अब सरकार 100 रुपये और छाप देती है, यानी कुल पैसा मार्केट में 200 रुपया हो गया, लेकिन सेब अभी भी 10 ही है। ज्यादा पैसा और उतने ही सेब होने के कारण उनकी कीमत बढ़ जाएगी। यही इन्फ्लेशन है, यानी ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भागता है और यही इन्फ्लेशन को तेज कर देता है। जैसे बहुमूल्य धातुएं सोना चांदी का उत्पादन कम है और डिमांड ज्यादा, तभी प्राइस में आग लगा हुआ है। अब सवाल आता है, अगर इन्फ्लेशन इतना डेंजर है तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पावर आरबीआई के पास है। आरबीआई का सबसे बड़ा हथियार है रेपो रेट। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सभी बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाए तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे अब बैंकों को महंगा लोन मिलता है। तो बैंक भी लोगों को महंगा लोन देता है, जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, सभी महंगे हो जाते हैं। लोग कम खर्च करते हैं, बिजनेस में निवेश होने लगता है और धीरे धीरे मार्केट में पैसे की फ्लो कम हो जाता है। यही तरीका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या इन्फ्लेशन में स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है या नीचे? इसका जवाब है दोनों हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन 3 से 5% के आसपास है तो यह अक्सर हेल्दी इकोनॉमी का निशानी माना जाता है। लोग खरीदारी करते हैं, कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, लोगों के लिए जॉब्स भी बढ़ती है इस स्थिति में, और मार्केट भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों की बाइंग पावर घटने लगती है। लोग जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करते हैं, कंपनीज की सेल्स कम होती है, प्रॉफिट घटता है और इन्वेस्टर डरने लगते हैं। ऐसे समय में मार्केट गिर भी सकता है। इन्फ्लेशन में फायदा किसे, इसे भी जानते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल है, आखिर इन्फ्लेशन में अमीर और अमीर क्यों होता जाता है? क्योंकि उसके पास एसेट्स होता है और स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस, इनकी कीमतें समय के साथ बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जिसके पास सिर्फ कैश पड़ा है, उसका परचेजिंग पावर हर साल कम होती जाती है। यही कारण है कि वेल्थ गैप बढ़ जाता है। अगर आपकी सैलरी हर साल 5% बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन 8% है, तो आपकी इनकम बढ़ने के बावजूद आपकी असली खरीदने की ताकत घट रही है। यानी कागज पर आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन असली जिंदगी में पहले से कम खरीद पा रहे हैं। इसी तरह से अगर बैंक आपको 3% इंटरेस्ट दे रहा है और इन्फ्लेशन 7% है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि उसकी असली वैल्यू कम हो रही है। रियल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर औसतन इन्फ्लेशन 7% रहा तो 10 साल बाद उसी लाइफ स्टाइल को बनाए रखने के लिए आपको लगभग दोगुने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं होता है। तो अब सबसे जरूरी बात है, इन्फ्लेशन से बचने की तरीका क्या है, इससे बचना कैसे है? पहला तो सिर्फ बैंक में सेविंग मत कीजिए, इन्वेस्ट करना सीखिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म एसआईपी, अच्छे म्यूचुअल फंड्स पे ध्यान दीजिए। तीसरा, पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड रखना भी फायदेमंद हो सकता है। चौथा, नई स्किल्स सीखिए और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का असर कम महसूस होगा। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्फ्लेशन किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन जो इसे समझते नहीं है इसके लिए यह सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। जो लोग सिर्फ कैश बचाते रहते हैं उनकी वेल्थ धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन जो लोग अच्छी एसेट्स खरीदते रहते हैं वे लंबे समय में अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा इन्फ्लेशन पार्ट 2, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, आरबीआई इसे कैसे कंट्रोल करता है, स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है और एक आम इंसान इससे खुद को कैसे बचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को आसान और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझाते हैं। कमेंट में पे बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और ग्रोथ को हासिल कीजिए और अपने पैसों को अपने लिए काम कराना सीखिए। धन्यवाद।